की कहानी है बिकाऊ दुल्हन, रिटन बाय वैभव मिश्रा। 38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात जो थी, इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेशक वो मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर ऐसी दुनिया में कौन सी शादी होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वृंदा की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था, नगदी, गहने, गाड़ी, सब कुछ। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहे हैं सब लोग? कहने दो, जिसे जो कहना है कहने दो। मुझे तो आज रात अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वो वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहाग रात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा था, उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो ये सोचकर ही गला सूखा जा रहा था कि वो घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मंजू तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही थी। अनिल कुछ सकुचाया सा बैठ के कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देख खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वो दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो गया। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश रहा ही नहीं। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। मंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था और अनिल का ये पहला अनुभव था, जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद मिल गया हो, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में अनिल वो तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मंजू ने उसे वो तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह अनिल ने बेफिक्री से सोती हुई मंजू को नजर भरकर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोरा सभी कुछ। कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात को जो खास बात हुई थी उसे याद करके अनिल मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मंजू जैसी भी थी, अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उसकी शादी में रूड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी मां को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अनिल की मां ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से होती है, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल भी मिल जाने चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिल की मां को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में ये बात फैला दी कि उन्हें अनिल के लिए किसी भी जाति बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी हो और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन अनिल की मां से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का कार्य करता था। उसी ने उन्हें मंजू के बारे में बताया और अनिल से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। अनिल अपनी मां और बुआ के साथ मंजू से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी।
उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। मंजू की 2 बड़ी बहनें भी थी, उसी की तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा मंजू उम्र में अनिल से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, ये सोचकर ही अनिल हैरान हो गया था। उसे तो ये सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, मंजू को देखने के बाद अनिल ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब ये तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा अनिल का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर अनिल और मंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर मंजू को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मंजू उसकी पत्नी बन गई। मंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अनिल के घर के ठाठ बाट देखकर वो भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर मंजू को इसका ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वो तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयां उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रही थी जिनके उसने सिर्फ नाम सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। अगर मैं अनिल के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मंजू ने मन ही मन ऐसा सोच लिया था। आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा ही जो करना था। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की। अगर मैं अनिल की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वो निश्चिंत ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। ये सोचकर मंजू खुद ही अपने दिमाग को दाद देने लगी। बन्नो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक मंजू रोज दिन में 2 बार अनिल को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वो शाम को सज धज कर अनिल को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वो अनिल को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर में आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से अनिल को ये महसूस कराती थी कि वो उसकी जिंदगी में सबसे विशेष इंसान है। और हर रात वो अनिल को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी अनिल को मना नहीं किया, बल्कि वो तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने की वजह से अनिल उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नजरअंदाज कर देता था। कहने को तो अनिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे खामखा यूं ही तवज्जो नहीं देते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो अनिल हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर मंजू ने उसे ये एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कितना काबिल और खास इंसान है। बल्कि वो तो कहती थी कि अनिल उसकी सारी दुनिया है। मंजू के साथ और प्यार से अनिल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मंजू को पाकर अनिल ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे इंसान को हर रोज भर पेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मंजू की माँ का फोन आया। वो उससे मिलना चाह रही थी। रात में मंजू ने अनिल की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। अनिल ने उसे पास खींचते हुए कहा, तो भाई ले लो, अपनी माँ से ही ले लो ना। तब मंजू कहती है, माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वो भी हक से। ये कहते हुए मंजू ने अनिल के सीने पर अपना सिर रख दिया। तब अनिल कहता है, अच्छा कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। अनिल ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपए थमा दिए और फिर मंजू को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। मंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही अनिल को उसकी याद सताने लगी। मंजू की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। उसने अगले दिन ही मंजू का तत्काल टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मंजू भी जैसे आने के लिए तैयारी बैठी थी। उसके वापस आने के बाद अनिल की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब मंजू हर महीने अनिल से 10 से 15,000 रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। मंजू ने अनिल से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि सब कुछ ले लिया था।
जिसकी मदद से वो अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े और घर का सामान सभी ऑनलाइन ऑर्डर कर कर भेज देती थी। मंजू के प्यार का नशा अनिल के सिर चढ़कर बोलने लगा था, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में मंजू का ही हुक्म चलने लगा था। बेटे की इच्छा को देखकर अनिल की मां को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को ही देनी पड़ी थी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अनिल की मां उसे कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मंजू ने उन्हें भी ये एहसास करवा दिया था कि उसने अनिल से शादी करके अनिल सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। एक दिन मंजू अनिल से बड़े ही अपनेपन से कहने लगी, सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। तब अनिल कहता है, अरे इसमें अच्छे की क्या बात है, वो तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ। अनिल ने मंजू को प्यार से समझाते हुए ये सब कहा। तब मंजू कहती है, वो तो सब ठीक है, मगर ये सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। मंजू ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। तब अनिल कहता है कि मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम। अनिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में मंजू को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर मंजू ने अनिल के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया। वहीं मां बनने के बाद मंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने अनिल की रातों की नींदें उड़ा दी। अनिल को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वो ये महसूस करने लगा था कि अब उसमें वो पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और मंजू की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपने इस गिल्ट को दूर करने के लिए वो मंजू की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अनिल आंख बंद करके मंजू की हर बात मानने लगा था। मंजू बेशक अनिल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनिल को ही बनाया था। ये बात कभी नहीं भूल सकती थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अनिल कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा था और उसे दुनिया की छुपती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति में आज वो खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अनिल की मां चल बसी। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मंजू ने अपने मम्मी पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास बुला लिया था। एक दिन वही दलाल अनिल के घर आया जिसने मंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी मां से बोला, किसी को जरूरत हो तो बताना तो पड़ेगा ना। ये वो पंडित बोला, मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। मंजू ने फुफकारते हुए ऐसा कहा था। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए हैं तुम लोगों के। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मंजू पर ताना कसते हुए कहा। तब मंजू कहती है कि मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रीना के साथ ऐसा नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अनिल के रूप में सिर पर छत दे दी और पांव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूं और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है ये हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अनिल को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद, और अब आप जाएं। मंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया और वहीं पीछे खड़ा अनिल मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी।